छठा आत्मकथांश गुमशुदा दोस्त की तलाश। बच्चों, गुमशुदा दोस्त की तलाश हिंदी की प्रसिद्ध कथा लेखिका सुधा अरोड़ा का यह प्रसिद्ध आत्मकथांश है। गुमशुदा दोस्त की तलाश। गुमशुदा शब्द का अर्थ हरवलेल्या, हरवलेल्या मैत्रिणीचा शोध। गुमशुदा दोस्त की तलाश। बच्चों, यह आत्मकथांश प्रसिद्ध कवयित्री, प्रसिद्ध कहानी लेखिका सुधा अरोड़ा का प्रसिद्ध आत्मकथांश है। इस आत्मकथांश में लेखिका सुधा अरोड़ा ने अपने जीवन का सत्य कागज पर उतारने का साहस किया है। बच्चों, फिर एक बार सुनो। इस आत्मकथांश में सुधा अरोड़ा ने अपने जीवन का सत्य कागज पर उतारने का साहस किया है। मैं साहस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, साहस शब्द का उल्लेख कर रहा हूं। इसका कारण यह है कि मनुष्य को अपने जीवन का सत्य यानी अपने जीवन में घटित घटनाएं जो है या अपने जीवन की जो कथा है, अपने जीवन की जो कहानी है, वह दूसरों के सामने, समाज के सामने व्यक्त करने का साहस होता है। सत्य सत्य घटना लोगों के सामने रखना यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि मनुष्य हमेशा अपने जीवन की कुछ बातें या कुछ घटनाएं छुपाने की कोशिश करता है। मराठी में कहा जाता है, झाकली मूठ सव्वा लाखाची। क्योंकि बच्चों, मनुष्य के जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो जाती है कि मनुष्य वह समाज के सामने व्यक्त नहीं कर पाता, या समाज के सामने व्यक्त करने का साहस उसे नहीं होता है। वह हमेशा छुपाने की कोशिश करता है। परंतु सुधा अरोड़ा एक ऐसी लेखिका है, उसने अपनी इस आत्मकथांश में जीवन की सत्य सत्य घटना जो है वह चित्रित करने का काम किया। ये साहस का काम है। बच्चों, लेखिका ने अपनी मां के निधन के बाद मां को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से यह आत्मकथा लिखी है। इसका कारण भी यह था, लेखिका स्वयं मां के इतने करीब थी, इतने नजदीक थी, और मां को तहे दिल से चाहती थी। ये लगभग हर एक बेटी, हर एक लगभग शब्द का प्रयोग कर रहा, 100% नहीं, लगभग कई लड़कियां अपनी मां के करीब होती है। वैसे देखा जाए तो परिवार में बाप यानी पिता
और मां, घर में बेटी अपने पिताजी से इतनी करीब नहीं होती जितनी मां के करीब होती है। सुधा अरोड़ा अपनी मां के बहुत करीब थी और तहे दिल से अपनी मां को चाहती थी। और मां को भी, यानी सुधा अरोड़ा की जो मां थी, मां को भी अपनी जिंदगी के, अपने जीवन के सारे सपने, मां के जो स्वयं के सपने थे, वे सारे सपने अपनी बेटी सुधा में साकार करने थे। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ मां ऐसी होती है, कुछ स्त्रियां ऐसी होती है कि उनके जीवन में उनके जो स्वप्न थे वह साकार नहीं हो सके, परंतु वह सपने अपने बच्चों में देखा करती है। मां अपनी बेटी में देखा करती है। वैसे ही सुधा अरोड़ा की मां ने अपने जीवन में जो सपने देखे थे, जो सपने देखे थे, जो ख्वाब देखे थे, वे सारे सपने वह अपनी बेटी सुधा अरोड़ा में साकार उसे करने थे। फिर सुधा अरोड़ा के लेखन में, सामाजिक काम में मां अपने आप को ढूंढती थी। यह नेचुरली बात है बच्चों। हिंदी की कथा लेखिका सुधा अरोड़ा का जन्म 4 अक्टूबर 1946 को हमारा भारत देश का विभाजन नहीं हुआ था, यानी भारत देश का विभाजन होने से पूर्व लाहौर शहर में हुआ था। बच्चों, हमारा देश यानी भारत देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। भारत देश स्वतंत्र हो जाने के बाद हमारे देश का विभाजन हो गया। एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ये 2 टुकड़े हो गए भारत के। आज लाहौर शहर पाकिस्तान में है, परंतु जब विभाजन नहीं हुआ था उसके पहले लाहौर शहर भारत में ही था, हिंदुस्तान में ही था। आज सुधा अरोड़ा का जन्म 4 अक्टूबर 1946 को लाहौर शहर में हुआ था। फिर उसके बाद कलकत्ता शहर में, यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा, एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में सुधा जी ने उत्तीर्ण की, यानी पास की। कुछ वर्ष सुधा अरोड़ा जी ने कलकत्ता शहर में अध्यापन का काम भी किया। सामाजिक संस्थाओं के कार्य से भी वह जुड़ी हुई थी। बच्चों, इस संपूर्ण आत्मकथांश में या संपूर्ण आत्मकथा में सुधा अरोड़ा ने अपनी जीवन में, अपनी जिंदगी में जो उतार चढ़ाव देखे थे, उन उतार चढ़ाव का लेखा जोखा इस आत्मकथांश में है। परंतु सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुधा अरोड़ा लेखिका कैसी बनी। बच्चों, लेखक बनना या कवि बनना ये इतना सहज नहीं है, इतना आसान नहीं है। कवि बनने के या लेखक बनने के स्कूल कॉलेज दुनिया में कहीं भी नहीं है। जैसे कि अभिनेता बनने के कॉलेज है, उसी तरह कवि बनने के कॉलेज नहीं है, लेखक बनने के कॉलेज नहीं है, लेखिका बनने के कॉलेज नहीं है। सुधा अरोड़ा अपने जीवन में लेखिका बन गई, प्रसिद्ध हिंदी की लेखिका बन गई। इसका कारण क्या है? उन्होंने सत्य सत्य घटना का चित्रण किया। परंतु एक बात अवश्य हो सकती है, कौन सी? लेखिका या कवि बनने के कॉलेज नहीं है, हाई स्कूल नहीं है, परंतु कुछ ऐसी बातें होती है बच्चों, अपने जीवन में प्रयत्न करने पर, रुचि रखने पर, प्रयत्न करने पर हम जीवन में कुछ बातें हासिल भी कर सकते हैं। वैसा ही हुआ ना बच्चों। लेखिका सुधा अरोड़ा की मां ने एक दिन
सुधा अरोड़ा के हाथ में एक डायरी दी और अपनी बेटी से कहा, सुधा अरोड़ा से मां ने कहा, डायरी दी और मां ने सुधा अरोड़ा से कहा कि इस डायरी पर हर रोज दिन भर तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ हुआ वह लिखा करे। बच्चों, आज सुधा अरोड़ा हिंदी की जो प्रसिद्ध प्रतिष्ठित लेखिका जो बनी हुई है, वह सब अपनी मां के कारण, मां की प्रेरणा से ही। पर सुधा अरोड़ा को इतना जरूर याद है कि सुधा अरोड़ा जी की गुमशुदा दोस्त, ये गुमशुदा दोस्त कौन है? सुधा अरोड़ा की गुमशुदा दोस्त कौन है? गुमशुदा दोस्त यानी उसके अंदर की लेखिका है। सुधा अरोड़ा की गुमशुदा दोस्त उसके अंदर की लेखिका है, और उसके अंदर की जो लेखिका है गुमशुदा दोस्त, उसके अंदर की लेखिका की पैदाइश यानी जन्म उसकी मां ने दी हुई डायरी के पन्ने पर हुई थी। और ये उसके अंदर की गुमशुदा जो दोस्त है, उसके अंदर की जो लेखिका है, वह लेखिका एक दोस्त बनकर कभी बुजुर्ग बनकर लेखिका को तसल्ली देती है, कभी उसकी गाइड बनकर जीवन के सही रास्ते दिखाती है। जैसे कि सुधा जी ने उसे नहीं, उसने सुधा जी को खड़ा कर दिया है। और वह गुमशुदा दोस्त लेखिका की एक ताकत है, उसके होने की वजह है, उसकी जरूरत है। मैं तो यही कहूंगा, और लेखिका ने भी कहा है कि अपने अस्तित्व की शुरुआत से ही वह उसके लिए लाइफ सेविंग ड्रग की तरह थी। इन दोनों ने यानी उसके अंदर की लेखिका और सुधा अरोड़ा ने, दोनों ने साथ साथ 36 साल जिए, और इन 36 सालों में कई उतार चढ़ाव इन दोनों ने देखे। परंतु सुधा अरोड़ा के अंदर की जो लेखिका है, वह जितनी अक्कड़ है, बेबाक है, या मुंबई भाषा में कहा जाए तो सुधा अरोड़ा के अंदर की जो लेखिका है वह बहुत बिंदास थी। और सुधा अरोड़ा उतनी ही मरगल्ली यानी कमजोर थी, वह डरपोक थी, आलसी थी, और मूर्खता की हद तक कहा जाए तो बहुत भावुक थी। यानी सुधा अरोड़ा के प्रति उसकी सारी ईमानदारी थी, परंतु सुधा अरोड़ा ने अपनी जो गुमशुदा दोस्त है उसके साथ कम जुल्म नहीं किए। सुधा अरोड़ा ने उसे हमेशा पीछे ढकेलने की कोशिश की, यानी बीच के एक लंबे वर्षों तक दोनों के बीच एक आबोला बना रहा। इसका मतलब यह है कि सुधा अरोड़ा ने लेखन कार्य ही छोड़ दिया था। यानी सुधा अरोड़ा ने अपने जो डायरी के पन्ने थे, बेशुमार पन्ने थे, वह अपनी हैंड राइटिंग में लिखे हुए जो पन्ने थे, एक दिन सुधा अरोड़ा ने वह सारे पन्ने फाड़ कर जला दिए थे। यानी पूरा सच उसके साथ राख हो गया था, और रह गई थी कुछ कहानियां जो छप चुकने के बाद भी सुधा अरोड़ा की नहीं रही थी। बच्चों, सुधा अरोड़ा ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रसंग चित्रित किया है। वह 20 साल की भी नहीं थी जब सुधा अरोड़ा बहुत बीमार थी, और उस बीमारी में मां के पास इतना समय नहीं था कि वह अपनी बेटी सुधा अरोड़ा के पास यानी सिरहाने हमेशा के लिए बैठी रहे। लेखिका चाहती थी कि मां अपने पास बीमारी के दिनों में अपने पास खटिया के पास बैठी रहे, और यह परिवार के हर एक सदस्य को ऐसा लगता है, अपने परिवार का कोई भी सदस्य बीमार हो जाए और उसे हमेशा लगता है कि घर का कोई ना कोई आदमी मेरे पास बैठा रहे।
सुधा अरोड़ा बीमार थी बच्चों, और उस बीमारी के दिनों में सुधा अरोड़ा चाहती थी कि माँ मेरे पास सिरहाने बैठे रहे, और माँ के पास तो इतना समय नहीं था कि वह लेखिका सुधा अरोड़ा के पास अपनी बेटी के पास बैठे रहे। सो माँ ने क्या किया बच्चों, माँ ने अपनी जान छुड़ाने के लिए सुधा अरोड़ा के हाथ में उन बीमारी के दिनों में पुनः डायरी थमा दी, यानी उसके हाथ में डायरी दी। उस बीच में एक घटना घटित हो गई देश में, यानी भारत देश में एक घटना घटित हो गई। पंडित नेहरू की मृत्यु हो गई। पंडित नेहरू की मृत्यु का समाचार रेडियो पर आया था, और सब लोग रेडियो के आसपास खड़े थे। रेडियो पर लोग रो रहे थे, चाचा नेहरू अमर रहे के नारे भी लगाए जा रहे थे। लेखिका सुधा अरोड़ा पंडित नेहरू की मृत्यु का समाचार सुनकर, लोग रेडियो पर रो रहे हैं, सारा देश रो रहा है, रेडियो के आसपास समाचार सुनने के लिए लोग खड़े हैं, सुधा अरोड़ा ने देखा था। सुधा अरोड़ा अपनी खटिया पर पड़ी थी, वह बीमार थी, और सुधा अरोड़ा ने सोचा कि अगर मैं मर जाऊं तो क्या हो जाएगा। लेखिका सुधा अरोड़ा ने सोचा कि अगर मैं मर जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं होगा, एक पत्ता तक नहीं हिलेगा। मां बाप कुछ दिन रोएंगे, फिर भूल जाएंगे, और उसी दिन सुधा अरोड़ा दिन भर बहुत रोई, बहुत रोई। जिस समय घर वालों ने देखा कि सुधा अरोड़ा यह लड़की बहुत रो रही है दिन भर, वे सब समझ रहे थे कि चाचा नेहरू की याद में रो रही है। तभी सुधा अरोड़ा ने अपनी डायरी और कलम हाथ में ली, और उसके अंदर की जो गुमशुदा दोस्त थी, उसके अंदर की लेखिका जो थी, उसने उस डायरी के पन्ने पर आकार लिया। वह डायरी के पन्ने पर एक आकार लिया, साहित्य ने आकार लिया, और सुधा अरोड़ा ने पहली कहानी उस पर लिखी, और उस कहानी का नाम था एक सेंटिमेंटल डायरी की मौत। जो डायरी के पन्नों पर कई महीनों तक पड़ी रही वह कहानी, पर वह पहली प्रकाशित कहानी नहीं थी, उसका प्रकाशन नहीं हुआ था, वह कहानी नहीं छपी थी। मौत की इस निराशाजनक स्थिति में डायरी से निकलकर सुधा अरोड़ा प्रेम कहानियां लिखने लगी। देखो ना, सुधा अरोड़ा बीमारी की अवस्था में है, उसे भी ऐसा लग रहा है कि मौत कब आ जाएगी। इतनी बीमार थी वह, चारपाई पर पड़ी हुई थी, और वह हमेशा देखा जाए तो उदास रहती थी। फिर इस उदासी के दिनों में उसने एक पहली कहानी लिखी, और उसके बाद उसके अंदर एक हौसला बढ़ा, एक लेखन कार्य का हौसला बढ़ा। बच्चों, कभी कभी जब मनुष्य अपने स्वयं के विचार या कुछ कहानी हो, कविता हो, कुछ ना कुछ अपने किसी पन्ने पर लिख देता है ना, तो उसे ऐसा लगता है कि अरे ये मेरी निर्मिति है, ये मैंने निर्माण किया है, ये मेरा साहित्य है, ये मेरी कविता है। उसे और भी जीने के लिए, लिखने के लिए उत्साह भर जाता है। फिर उसके बाद सुधा अरोड़ा ने प्रेम कहानियां लिखी और कविताएं भी लिखी, और उन्हीं में से जो प्रेम कहानियां हैं, उनमें से बहुत प्रसिद्ध सुधा अरोड़ा की प्रेम कहानी है मरी हुई चीज। उनकी पहली प्रकाशित प्रेम कहानी है, और उस प्रेम कहानी का नाम है मरी हुई चीज। उन दिनों उसे कहानी लेखन का और क ख भी नहीं आता था, यानी
जब तक वह बीमार थी और वह डायरी के पन्नों पर कहानियां लिखने लगी, तब तक वह कहानी लेखन का क ख भी नहीं आता था। परंतु इस कहानी ने, पहली कहानी जो लिखी उसने, मरी हुई चीज, इस कहानी ने उसे लेखिका के आसन पर बिठा दिया। इस कहानी पर जो प्रतिक्रिया आने लगी, एकाएक वह हिंदी की लेखिका बन गई। बच्चों, देखते देखते 20 साल की उम्र तक सुधा अरोड़ा ने लगभग 20 कहानियां लिख डाली। उनमें से प्रसिद्ध कहानी है चरित्रहीन, एक अविवाहित पृष्ठ, बगैर तराशे हुए। ये उनकी प्रेम कहानियां हैं। पर यह सत्य है कि उसने, इस प्रेम ने, उसके अंदर जो प्रेम कहानियां लिखने का उत्साह था, उसके अंदर के इस प्रेम ने सुधा के बीमार चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल रही थी। नहीं तो तब तक सुधा अरोड़ा बीमारी की अवस्था में अपने घर के एक कोने में दुबकी हुई बैठी हुई थी। कहानियां लिखना उसकी मरगल्ली शरीर में प्राण फूंक रहा था। उसे जीने का और अपनी बीमारी से लड़ने का एक कारण मिल गया था, कहानियां लिखना। अपने कॉलेज के हर क्षेत्र में वह अव्वल रही। बीए हिंदी प्रथम श्रेणी में पास की। एकेडमिक करियर में भी उसने बहुत सारे मेडल जीते थे। बच्चों, सन 1965-66 में उसने एक साल में 12 कहानियां लिखी। बच्चों देखो ना, अरे हम 5 पंक्तियां भी स्वयं के मन से नहीं लिख पाते, उसने एक साल में सुधा अरोड़ा ने हिंदी में 12 कहानियां लिखी। बच्चों, तब कहानियां लिखना उसके लिए कितना आसान था। लेखिका सुधा अरोड़ा ये लेखिका बन गई, उसका मूल कारण उसकी अपनी स्वयं की मां थी, क्योंकि बीमारी की अवस्था में मां ने उसके हाथ में डायरी थमा दी थी। बच्चों, सुधा अरोड़ा कलकत्ता शहर में रहती थी। एक दिन क्या हुआ देखो, एक दिन सपनों में डूबी सुधा अरोड़ा बस गाड़ी में बैठकर यूनिवर्सिटी जा रही थी, परंतु वह गलत बस गाड़ी में बैठ गई। 2B बस गाड़ी में बैठने की जगह वह 8B बस गाड़ी में बैठी और वह सपने में, यह सपने की बात है, और जब वह बस गाड़ी यूनिवर्सिटी जाने के बजाय वह हावड़ा स्टेशन की ओर जा रही थी और सुधा अरोड़ा ने देखा कि हावड़ा पुल उसके सामने, भीम का हावड़ा पुल उसके सामने खड़ा था। और उसी समय उसने सोचा कि अरे हाँ, ये भीम का इतना बड़ा हावड़ा पुल मुझे खा रहा है, निगल रहा है। जैसे कि वह बस गाड़ी से नीचे उतरी, उसके पैर जमीन पर पड़े और वह घर आई और अपने मेज के सामने कुर्सी पर बैठी और उसने उसी समय एक कहानी लिखी थी और उस कहानी का नाम था बस स्टॉप पर खड़ी जिंदगी। बच्चों, सन 1966 में अगस्त का महीना था। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक अमृत राय का सुधा अरोड़ा को एक पत्र आया और उस पत्र में उसने लिखा था कि हिंदी के प्रसिद्ध लेखक अमृत राय छोटे बड़े शहरों पर कहानियों में रेखा चित्र लिखवा रहे थे। यानी जो प्रसिद्ध शहर है, मुंबई शहर, कलकत्ता शहर, दिल्ली जैसे शहर, इलाहाबाद जैसे शहर, इसी पर रेखा चित्र लेखकों से लिखवा रहे थे। तो बच्चों, इलाहाबाद शहर पर हिंदी के प्रसिद्ध लेखक दूधनाथ सिंह लिख रहे थे। दिल्ली शहर पर हिंदी के प्रसिद्ध लेखक कमलेश्वर लिख रहे थे। मुंबई शहर पर मोहन राकेश लिख रहे थे और अमृत राय चाहते थे कि कलकत्ता शहर पर सुधा अरोड़ा लिखे, क्योंकि कलकत्ता शहर सुधा अरोड़ा का बहुत प्रिय शहर था। और उसी समय सुधा अरोड़ा ने कलकत्ता शहर पर रेखा चित्र लिखा था और उस रेखा चित्र का नाम था
नगरों के अंदर कैद एक महानगर कलकत्ता, यह उसने लिखा था। बच्चों, 11 दिसंबर 1999 की बात है। सुधा अरोड़ा की मां कलकत्ता से मुंबई आई, क्योंकि 1999 में सुधा अरोड़ा मुंबई शहर में रहती थी और 11 दिसंबर को मां मुंबई आई सुधा अरोड़ा के पास, और वहां आने के बाद वह बीमार हो गई। परंतु वह मुंबई शहर के जो डॉक्टर है, मुंबई शहर के डॉक्टरों की लापरवाही के कारण 16 दिसंबर 1999 की सुबह सुधा अरोड़ा की मां हमेशा हमेशा के लिए चली गई, उसे छोड़कर चली गई। यानी मां के जाने के बाद उसने सुधा अरोड़ा ने दोबारा अपने हाथ में कलम पकड़ना शुरू किया था और मां के जाने के 12 साल बाद फिर वह सब लिखकर मां को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी उस गुमशुदा दोस्त की तलाश कर रही है, जो मां के बहुत करीब थी, तहे दिल से चाहती थी वह उसे मिल जाए, क्योंकि मां का वह बहुत बड़ा कर्ज उस पर है, जिसे लिखकर और जिसे सिर्फ लिखकर